साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में बात कर रहे थे और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो आर्टिकल थे उनके संदर्भ में बात की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है, इनके संदर्भ में बात अपन पिछली क्लास में कर चुके थे। साथ ही पिछली क्लास में अपने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश रहता है उस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है, यानी जो 33 न्यायाधीशों में से सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा ना, उसी को क्या बनाया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अब तक 2 बार वरिष्ठता का क्या हो चुका है, उल्लंघन हो चुका है। पहली बार उल्लंघन 1973 में हुआ था, जब अजीत नाथ रे को क्या बना दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जबकि उनसे वरिष्ठ 3 न्यायाधीश थे, A.N. ग्रोवर, J.N. सेटल और K.S. हेगड़े। बाद में उन तीनों न्यायाधीशों ने क्या दे दिया था, त्याग पत्र। इसके बाद 1977 में H.R. खन्ना के स्थान पर किसको बना दिया गया था, हमीबुद्दुल्ला बेग को सुप्रीम कोर्ट का क्या बना दिया गया था, मुख्य न्यायाधीश। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट्स बनाम भारत संघवाद में स्पष्ट किया कि भले ही कार्य अनुभव और कार्य क्षमता न हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हमेशा किसको बनाया जाएगा, जो अन्य न्यायाधीशों में सबसे क्या होगा, वरिष्ठ होगा। साथ ही अपने 121वें संविधान संशोधन विधेयक अर्थात 99वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के संदर्भ में बात की, मतलब न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कैसे हुआ, कौन कौन न्यायिक नियुक्ति आयोग में शामिल होते हैं, न्यायिक नियुक्ति आयोग कार्य कैसे करती हैं। और इनके बाद 16 अक्टूबर 2015 को जस्टिस J.S. खेर की पीठ ने न्यायिक नियुक्ति आयोग अर्थात 99वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। इनके संदर्भ में बात अपन कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, उनका कार्यकाल क्या रहता है, उनको पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है, और साथ ही अपन जानेंगे तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के बैठकों का स्थान कैसे परिवर्तन किया जाता है, इनके संदर्भ में देखिएगा। जरा अपन बात करें किसके संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के संदर्भ में बात करें, किसके संदर्भ में बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ। देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की बात करें तो संविधान में उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ किन के द्वारा दिलाई जाएगी, तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के द्वारा। किन के द्वारा, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के द्वारा क्या दिलाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन अगर व्यवहार की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश। इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है कौन, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ जो है, अन्य न्यायाधीशों को शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किनके द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती हैं। लेकिन संविधान में क्या लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ जो है राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का प्रतिनिधि दिलाएगा। तो मुख्य न्यायाधीश को तो राष्ट्रपति स्वयं दिलाता है, और मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट का कौन सा न्यायाधीश दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। अब बात करें कि इनकी शपथ, ये किन की शपथ लेते हैं, तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं ये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा, किसकी शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। और इनकी शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है अथवा नहीं है, अर्थात ये किसकी शपथ लेंगे, इनकी प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है अथवा नहीं है, ये भी अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिएगा, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची जो शपथ से संबंधित है और उसमें शपथ के प्रारूप प्रावधान उल्लेखित किए गए। 3 ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का प्रारूप 3rd शेड्यूल में नहीं है, वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। क्योंकि राष्ट्रपति की शपथ के लिए आर्टिकल दे रखा है 60, उपराष्ट्रपति की शपथ के लिए आर्टिकल दे रखा है 69 और राज्यपाल की शपथ के लिए आर्टिकल दे रखा है कौन सा, 159।
इनके अलावा जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं वो किसकी शपथ लेंगे और उनकी शपथ का क्या प्रारूप रहने वाला है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ भी 3री अनुसूची में उल्लेखित है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप, न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में उल्लेखित है। 3री अनुसूची में क्या है, उल्लेखित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसके संदर्भ में बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ। अब देखिएगा, बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल, किनके बारे में बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। और मैंने कहा सबका उल्लेख आर्टिकल 124 में, तो इनके संदर्भ में आप ध्यान में रखेंगे आर्टिकल 124(2) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का क्या दे रखा है, कार्यकाल। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संदर्भ में बात करें तो यहां पर उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होगी, 65 वर्ष। अधिकतम कितने वर्ष तक कार्य करेंगे कोई नहीं लिखा गया है। बस एक ही बात ध्यान में रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होगी, 65 वर्ष। जबकि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी है, 62 वर्ष। क्या ध्यान में रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। 65 वर्ष निर्धारित की गई है। 65 वर्ष क्या की गई है, निर्धारित की गई। अब आपको यहां ध्यान में रखना है कि कितने वर्ष तक कार्य करेंगे, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि कार्य जो है 5 वर्ष कार्यकाल रहेगा। कार्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। अधिकतम आयु का प्रावधान किया गया है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 वर्ष हो जाएगी तो उसे क्या देना होगा, त्यागपत्र देना होगा। लेकिन यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सुप्रीम कोर्ट का ये जो न्यायाधीश है ये किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मतलब वकालत के रूप में कार्य नहीं कर सकता, पहले। दूसरी, सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है ये जो है भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। और तीसरी बात, सेवानिवृत्ति के पश्चात इसे हाईकोर्ट का न्याय, क्योंकि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की आयु तो वैसे भी कितनी है, 62 वर्ष है, तो हाईकोर्ट में भी किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता है। ये 3 बातें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी रखेंगे, पहले देखिए, सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। क्या ध्यान में रखेंगे कि सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे कि सेवानिवृत्ति के पश्चात, दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे कि सेवानिवृत्ति के पश्चात किन के रूप में, वकालत या अपन कहें अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकते, साथ ही किसी भी न्यायालय और विशेषकर जो है हाई कोर्ट में। हालांकि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति वापस से सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, लेकिन वो तभी होगी जब उनका कोरम पूरा नहीं हो। किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर
सकते। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और विशेष रूप से ये दो बिंदु आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पहला, किसी भी प्रकार के अधिवक्ता के रूप में कार्य, और दूसरा आप ध्यान में रखेंगे कि भारत या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र आप ध्यान में रखेंगे कितनी है? 65 वर्ष। कार्यकाल के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं है। अपने से प्रश्न किस प्रकार का पूछा जा सकता है? प्रश्न ये हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संदर्भ में सत्य कथन है या फिर सत्य रहेगा। ठीक है, जैसे यहां पर दे देंगे कार्यकाल जो है 5 वर्ष और 65 वर्ष, 4 वर्ष 65 वर्ष, 6 वर्ष 65 वर्ष और केवल इस सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष। तो यहाँ पर कार्यकाल नहीं है, ना 4 वर्ष है, ना 5 वर्ष है, ना 6 वर्ष है, केवल ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होगी? 65 वर्ष निर्धारित की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित प्रश्न कई बार अपने एग्जाम में पूछा जाता है। कई लोग इसको महाभियोग प्रक्रिया बोलते हैं, कई इसको महाभियोग जैसी प्रक्रिया बोलते हैं। मैं स्पष्ट कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया एक समान है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को अच्छे ढंग से समझ लिया तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया वापस से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। मात्र और मात्र आर्टिकल में परिवर्तन होगा। अतः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 124(4) में है, वहीं हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया 217(1) में है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि केवल अनुच्छेद का परिवर्तन होगा, बाकी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया रहेगी ना, वही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया रहेगी। दोनों की प्रक्रिया एक समान है, तो इसलिए अच्छे ढंग से इसको समझिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में कहीं पर भी महाभियोग जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में कहीं पर भी महाभियोग जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। महाभियोग केवल और केवल किन के लिए काम में लिए गए हैं? राष्ट्रपति के लिए। भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है ना, उसमें काम में लिए गए। और वहां पर भी दो आर्टिकल आप ध्यान में रख सकते हैं। आर्टिकल 56 जिसमें उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, और आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया उल्लेखित की गई है। इनके अलावा किसी भी पदाधिकारी को हटाने के लिए महाभियोग जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं, शुरुआत करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल कौन सा ध्यान में रखेंगे? अनुच्छेद 124(4) और कौन सा ध्यान में रखेंगे? अनुच्छेद 124(5). पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने हेतु महाभियोग जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। महाभियोग जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। महाभियोग जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया। दूसरी बात आप क्या ध्यान में रखेंगे कि आर्टिकल 217(1) में उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो हटाने की प्रक्रिया रहेगी वही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया रहेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? एक समान है। यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार के पास हटाने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाता संसद है। तो यहाँ पर भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी किन के द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। सबसे पहले अपन बात करें कारण के संदर्भ में कि किस कारण से हटाया जा सकता है, और उसके बाद में मैं राष्ट्रपति का भी तुलनात्मक रूप से आपको बता दूंगा कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया से भिन्न है, ताकि आपके दोनों कंसेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। सबसे पहले कारण के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का जो कारण है ना, यहाँ पर दो कारण दे रखे हैं। पहला कौन सा? सिद्ध कदाचार
कौन सा ध्यान में रखेंगे? सिद्ध कदाचार। और दूसरा कौन सा ध्यान में रखेंगे? असमता। दो कारण दे रखे हैं, कौन कौन सा? पहला सिद्ध कदाचार और दूसरा कौन सा? असमता। कहीं पर भी संविधान का उल्लंघन या संविधान के अतिक्रमण जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कारण जो दे रखे हैं वो है सिद्ध कदाचार और दूसरा कौन सा है? अक्षमता। अब देखिए जरा, हटाने के संदर्भ में शक्ति किसको प्रदान की गई? तो संसद को। हटाने के संदर्भ में शक्ति किसको प्रदान की गई है? संसद को प्रदान की गई। यहां पर आप ध्यान में रखेंगे कि संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक तो होता है लोकसभा और दूसरा जो रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? राज्यसभा। कौन कौन सा? एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है ना, वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन अगर प्रस्ताव हटाने से संबंधित लोकसभा में लाया गया तो न्यूनतम 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। न्यूनतम 100 सदस्यों का समर्थन आवश्यक। न्यूनतम 100 सदस्यों का क्या चाहिए? समर्थन आवश्यक। और हटाने से संबंधित प्रस्ताव अगर राज्यसभा में लाया गया है तो न्यूनतम जो है 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक। न्यूनतम 50 मेंबर का क्या चाहिए? समर्थन चाहिए। ये दो बातें आप ध्यान में रखेंगे। हटाने से संबंधित प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? संसद में। और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो न्यूनतम 100 मेंबर चाहिए और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया तो न्यूनतम कितने? 50 सदस्यों का समर्थन क्या है? आवश्यक होता है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे। कारण हो गए न्यूनतम जो सदस्य संख्या हो गई, यानी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके बाद क्या होगा? जैसे प्रस्ताव मान लेते हैं पहले कहां लाया गया? राज्यसभा में। कहां लाया गया? राज्यसभा में। तो राज्यसभा के सभापति से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति। राज्यसभा के सभापति से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति। राज्यसभा के सभापति से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। और अगर प्रस्ताव कहां लाया गया? लोकसभा में। लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष की क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति। लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति। लोकसभा अध्यक्ष की क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित प्रस्ताव भी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता था, लेकिन वहां पर पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। यानी लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहां पर क्या है? अगर प्रस्ताव पहले राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा के सभापति से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति। और अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के अध्यक्ष से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति। राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष यानी जिस सदन में, एक सदन में लाया जाता है पहले, तो एक सदन के जो पीठासीन अधिकारी उससे अनुमति। मान लेते हैं पहले प्रस्ताव कहां लाया गया? लोकसभा में। कहां लाया गया? लोकसभा में। और लोकसभा अध्यक्ष ने क्या प्रदान कर दी? अनुमति। तो यहां पर क्या बनेगी? जांच समिति। क्या बनेगी? जांच समिति। और इससे पूर्व आपको ध्यान में रखना है कि संसद ने एक न्यायाधीश जांच अधिनियम जो है ये पारित किया था संसद में। कब? 1968 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो हटाने से संबंधित है, कब पारित किया था? 1968 में। एक जांच समिति बनेगी और जांच समिति में कुल कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर। कौन कौन? एक तो होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश। आप कहेंगे अगर स्वयं मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए लाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश। दूसरा, एक किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाई कोर्ट का कौन सा न्यायाधीश है? मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा चाहिएगा एक जो है पारंगत विधिवेत्ता। पारंगत विधिवेत्ता, जिसे मैं क्या कह सकता हूं? कानून का जानकार। कानून का जानकार। जांच समिति बनेगी और जांच समिति में कितने मेंबर होंगे? 3। ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाए तो 100 मेंबर चाहिए न्यूनतम, राज्यसभा में लाए तो 50 चाहिए।
उसके बाद पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी और उसके बाद में क्या बनेगी, एक जांच समिति बनेगी। लेकिन जांच समिति से पूर्व आपको यहां पर ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखेंगे कि न्यायाधीश जांच अधिनियम बनाया गया था कब, 1968 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस जांच समिति में कितने मेंबर होंगे, 3 मेंबर, एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और तीसरा एक कौन, पारंगत विधिवेत्ता। अब जांच के दौरान जो है यहां पर जिस न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है ना, उसको 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। यहां अर्थात न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। दूसरा ध्यान में रखेंगे कि न्यायाधीश को 14 दिन पूर्व, न्यायाधीश को 14 दिन पूर्व सूचना, 14 दिन पूर्व सूचना दी जानी अनिवार्य है, 14 दिन पूर्व सूचना दी जानी अनिवार्य है। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे कि न्यायाधीश स्वयं अथवा कोई प्रतिनिधि, न्यायाधीश स्वयं अथवा कोई प्रतिनिधि अथवा उनका कोई प्रतिनिधि क्या रख सकता है, पक्ष रख सकता है। न्यायाधीश स्वयं अथवा उसका कोई प्रतिनिधि पक्ष रख सकता है। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे, नेक्स्ट आप क्या ध्यान में रखेंगे, जांच समिति में अगर आरोप सही पाए जाते हैं, अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को हटा हुआ मान लिया जाएगा, उस न्यायाधीश को हटा हुआ मान लिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, देखिए जांच समिति बनेगी और अगर जांच समिति में आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके बाद संसद के दोनों सदनों में कौन से बहुमत से, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करना होगा। और अगर दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति के आदेश से उस न्यायाधीश को पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। यह है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। अब एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि अब तक भारत में सुप्रीम कोर्ट के कितने न्यायाधीश हैं जिनको हटाने से संबंधित ऐसा प्रस्ताव लाया गया। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 1991 में 1991-92 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे वी रामास्वामी। क्या नाम था? वी रामास्वामी। इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ। हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ। इन्होंने क्या दे दिया? वी रामास्वामी ने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। क्लियर है? तो पहली बार कब लाया गया था? 1991-92 में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का नाम ध्यान में रखेंगे, क्या नाम था? वी रामास्वामी। इनके विरुद्ध लाया गया था लेकिन पारित नहीं हुआ और पहले ही उन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र। पारित नहीं हुआ, बाद में इन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। अब नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 2017 में
दूसरा 2017 और 2017 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 2017 में थे दीपक मिश्रा। किन के विरुद्ध लाया गया? दीपक मिश्रा के विरुद्ध लाया गया। और कहां लाया गया था? राज्यसभा में पहले, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने अनुमति देने से क्या कर दिया? अनुमति देने से मना कर दिया, इस कारण से आगे बढ़ा ही नहीं। और राज्यसभा के सभापति ने अनुमति देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और 2017 में जब ये प्रस्ताव लाया गया था उस समय उपराष्ट्रपति थे कौन? वेंकैया नायडू। ये भी आपको ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्रा को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था ना, उस समय राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के सभापति कौन थे? वेंकैया नायडू इस समय राज्यसभा के क्या थे? सभापति। क्योंकि वेंकैया नायडू इस समय क्या थे? उपराष्ट्रपति। और जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, और साथ ही हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी क्या है? एक समान। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद में जो है दोनों का अपन तुलनात्मक रूप से देखेंगे। राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में किस प्रकार अंतर है, भिन्नता क्या है, इसके संदर्भ में देखिए। मैंने कहा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित बात पूछे तो आर्टिकल 124(4) और आर्टिकल 124 कौन सा करेंगे? 5। और वहीं अगर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का पूछे ना तो कौन सा करेंगे? 217(1). कौन सा करेंगे? 217(1). अब कारण के बारे में बात करें तो कारण आपको ध्यान में रखना, 2 कारण मैंने बताए थे। पहला कौन सा? सिद्ध कदाचार। पहला कौन सा? सिद्ध कदाचार। और दूसरा कौन सा? असमता। पहला कौन सा? सिद्ध कदाचार और दूसरा कौन सा? असमता। हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और मैंने कहा अगर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में लाए गए तो न्यूनतम 100 सदस्य चाहिए समर्थन के लिए, और राज्यसभा में लाए तो न्यूनतम कितने? 50 सदस्यों का क्या चाहिए? समर्थन। इसके बाद पीठासीन अधिकारी से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति। नेक्स्ट आप क्या ध्यान में रखेंगे? पीठासीन अधिकारी से अनुमति। पीठासीन अधिकारी से अनुमति। और पीठासीन अधिकारी की अनुमति का क्या मतलब हुआ कि अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति, लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा के अध्यक्ष से अनुमति, और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा के सभापति से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। क्लियर है? स्टेप वाइज देखिए। सबसे पहले आर्टिकल ध्यान में रखिए, फिर कारण, फिर हटाने के संदर्भ में शक्ति किसको प्रदान की गई? संसद। और यहाँ लोकसभा में 100 मेंबर, राज्यसभा में 50 मेंबर। इसके बाद क्या बनेगी? जांच समिति। अगला स्टेप क्या रहेगा? जांच समिति। और मैंने कहा जांच समिति में कितने मेंबर होंगे? 3 सदस्य। एक तो होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का कैसा न्यायाधीश है? मुख्य न्यायाधीश। दूसरा रहेगा किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। दूसरा क्या ध्यान में रखेंगे? किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किसी भी हाई कोर्ट का कौन सा न्यायाधीश है? मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा आप ध्यान में रखेंगे पारंगत विधिवेता। तीसरा क्या ध्यान में रखेंगे? पारंगत विधिवेता, जिसको मैं क्या कह सकता हूं? कानून का जानकार। और इनके संदर्भ में जो जांच अधिनियम बनाना, कब बना था? जांच अधिनियम, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम कब बना था? 1968 में। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम कब बना था? 1968 में। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में। और संसद के दोनों सदनों में कौन से बहुमत से? तो उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का कौन सा बहुमत? 2/3 बहुमत। और इसके बाद में राष्ट्रपति का क्या? आदेश। राष्ट्रपति का आदेश। हाँ, राष्ट्रपति तो आपको पता ही है आदेश देगा ही देगा, क्योंकि यहां पर बहुमत 2/3 पारित होते ही ऐसे मान लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। अभी तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को इस प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। हाँ, लाया प्रस्ताव 2 बार जा चुका है।
और जिसमें सबसे अधिक बार प्रश्न जो पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है कि पहला वो न्यायाधीश कौन था जिसके विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया गया था। तो पहला न्यायाधीश कौन सा, ध्यान में रखेंगे, वी रामास्वामी 1991-92 में लाया गया था, लेकिन ये पारित नहीं हुआ था। बाद में वी रामास्वामी ने क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। दूसरा 2017 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा, उनके विरुद्ध लाया गया था, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने अनुमति देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। इसमें आप अगर चरणवाइज पढ़ेंगे ना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आर्टिकल ध्यान में रखेंगे, उसके बाद कारण ध्यान में रखेंगे, उसके बाद संसद के दोनों सदनों में और न्यूनतम सदस्य संख्या ध्यान में रखेंगे, उसके बाद पीठासीन अधिकारी की अनुमति ध्यान में रखेंगे, उसके बाद में जांच समिति और जांच अधिनियम ध्यान में रखेंगे, जांच समिति में 3 मेंबर कौन कौन होते हैं ये ध्यान में रखेंगे, और नेक्स्ट संसद के दोनों सदनों के कौन से बहुमत से उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3। उपस्थित और मतदान का क्या मतलब, ध्यान से सुनिएगा, देखिए जरा। अब मान लेते हैं लोकसभा में जो है वर्तमान में 543 मेंबर है, कितने 543, और आज कितने आए, तो आज 400 आए, तो 400 का क्या चाहिए, 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों को कौन सा बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या 245, और 245 में से मान लेते हैं आज कितने आए, 200 आए, तो 200 ने मतदान किया, तो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का कौन सा बहुमत चाहिए, इन 200 का क्या चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। क्लियर है। तो उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य संख्या का क्या चाहिए, 2/3 बहुमत। अब अपन बात करते हैं किन के संदर्भ में, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है ना, कौन सी, महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया उसको क्या बोलते हैं अपन, महाभियोग। तो पहले तो आप क्लियर करेंगे कि महाभियोग शब्द केवल और केवल किन के लिए काम में लिया गए हैं, राष्ट्रपति के लिए। इनसे संबंधित 2 आर्टिकल ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61। जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, इसमें आर्टिकल ध्यान में रखेंगे 124(4) और 124(5). अब बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में कारण। अगर तुलनात्मक रूप से दोनों देखेंगे, दोनों एक ही क्लास में क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं किनकी, कारण की। देखिए कारण के संदर्भ में बात करें तो राष्ट्रपति को हटाने की जो कारण है ना, राष्ट्रपति को हटाने का कारण है संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति को हटाने के कारण के संदर्भ में बात करें तो संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। जबकि इनको हटाने के कारण के संदर्भ में बात करें तो यहां पर 2 कारण मैंने बताए थे। पहला कौन सा, सिद्ध कदाचार, पहला कौन सा, सिद्ध कदाचार, और दूसरा कौन सा, अक्षमता। पहला सिद्ध कदाचार और दूसरा कौन सा, अक्षमता। देखिए कारण अलग अलग है कि नहीं है। पहले में क्या कारण दे रखे हैं, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया में कारण है ना, वो कौन सा है, संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण। जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का जो कारण है ना, वो है सिद्ध कदाचार और अक्षमता। कहीं पर भी संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण जैसा शब्द जो है इनमें नहीं लिखा गया है, और न ही इनके लिए सिद्ध कदाचार लिखा गया। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए सिद्ध कदाचार और अक्षमता कारण नहीं रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण कारण नहीं रहेगा। कारण स्पष्ट दे रखे हैं संविधान में, ये देखिए जरा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में। इनको हटाने के संबंधी प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा, और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में, लेकिन लाने हेतु 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, कि राष्ट्रपति को जो महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है ना, वो संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, मतलब लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लाने के लिए जिस सदन में लाई उसके न्यूनतम 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। अगर लोकसभा में लाया गया तो लोकसभा का 1/4 सदस्य समर्थन आवश्यक है। अगर राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा का 1/4 समर्थन क्या है, आवश्यक है। क्लियर है। यहां पर भी हटाने की प्रक्रिया संसद में लाई जाती है, लेकिन संसद में यह तय कर रखा है कि अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो न्यूनतम कितने, 100 सदस्य चाहिए, और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया तो न्यूनतम कितने, 50 सदस्य। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया तो न्यूनतम कितने चाहिए, 100, और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया तो न्यूनतम कितने चाहिए, 50। बताओ दोनों में फर्क है कि नहीं है।
फिर अपन कैसे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की प्रक्रिया जो है महाभियोग प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान है। नेक्स्ट देखिए जरा, इसके बाद यहां पर जांच होगी। हाँ, जांच के संदर्भ में बात करें तो यहां पर ध्यान में रखना, यहां पर जांच करता है दूसरा सदन। कौन सा सदन करता है? दूसरा सदन। इसका मतलब हुआ कि अगर प्रस्ताव पहले लोकसभा में लाया गया तो जांच राज्यसभा करेगी, और अगर प्रस्ताव राज्यसभा में लाया गया तो जांच कौन करेगी? लोकसभा करेगी। यानी दूसरा सदन हमेशा जांचकर्ता की भूमिका में होता है। यहां पर जांच के लिए क्या बनेगी? एक जांच समिति। क्या बनेगी? एक जांच समिति। और इस जांच समिति में कितने मेंबर होंगे? 3। कौन कौन? एक होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। दूसरा आप ध्यान में रखेंगे, एक होगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किसी भी हाई कोर्ट का कौन सा न्यायाधीश है? मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा जो रहेगा वो रहेगा पारंगत विधिवेत्ता यानी कानून का जानकार। पारंगत विधिवेत्ता यानी कानून का जानकार। देखिए जरा, यहां पर भी अंतर है कि नहीं है? यहां पर जांच कौन करता है? दूसरा सदन। जबकि यहां पर जांचकर्ता की भूमिका में कौन है? यहां पर एक जांच समिति बनेगी जिसमें 3 मेंबर होंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और एक पारंगत विधिवेत्ता। अब जांच में अगर आरोप सही पाए गए तो यहां पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या का कौन सा बहुमत चाहिए? यह ध्यान में रखिएगा, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। यहां पर क्या ध्यान में रखेंगे कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का कौन सा बहुमत? 2/3 बहुमत। यहां पर क्या लिखा है? कुल सदस्य संख्या का बहुमत। यानी लोकसभा में 543 हैं तो 543 का क्या चाहिए? 2/3। राज्यसभा में 245 हैं तो 245 का क्या चाहिए? 2/3। यहां पर क्या दे रखा है? उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का कौन सा बहुमत? 2/3 बहुमत। बताओ दोनों अलग अलग है या एक ही है? मैं कह रहा हूं इस प्रकार तुलनात्मक रूप से आप पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी क्लियर हो गई, और साथ में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अपन पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन वापस तुलनात्मक रूप से पढ़ा तो क्लियर हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अगर आपने समझ ली है तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के क्या है? समान है। उनको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगा, मात्र आर्टिकल परिवर्तन हो जाएगा। हाई कोर्ट आते ही कौन सा करेंगे? आर्टिकल 217(1) करेंगे, बस ये परिवर्तन रहेगा। क्लियर है ना बात? तो अब बता दीजिए, क्या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहेंगे? नहीं, क्योंकि महाभियोग जैसा शब्द तो सिर्फ और सिर्फ किनके काम में लिया गया है? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में काम में लिया गया। इनके अलावा महाभियोग जैसे शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान में किन्हीं के लिए नहीं किया गया। और महाभियोग शब्द भी 2 आर्टिकल ध्यान में रखेंगे, 56 और 61। क्लियर है? तो ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, और साथ ही तुलनात्मक रूप से अपने जान लिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में। अब देखिएगा कुछ आर्टिकल है जिनके संदर्भ में अपन बात करें। सबसे पहले आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 126। 126 में क्या लिखा गया है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का क्या मतलब? देखिए जरा, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए, अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए, अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को
वरिष्ठ न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अपने से प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश की प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 126। और कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसको बनाया जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट का कैसा न्यायाधीश होगा? वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। कौन सा आर्टिकल हो गया? 126। क्या लिखा गया आर्टिकल 126 में कि अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त 2-3 कंडीशन से होता है। पहला, जब वो अपने पद से क्या दे दे? त्याग पत्र दे दे। दूसरा, जब उनकी पद पर रहते मृत्यु हो जाए। तीसरा रहेगा कि जब जो है उनको ये जो हटाने की प्रक्रिया है अर्थात संसद के द्वारा उनको पद से हटा दिया जाए। ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक या कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे? 126। नेक्स्ट आर्टिकल आप ध्यान में रखेंगे 127 और 128, दोनों तुलनात्मक रूप से देखेंगे। 127 और दूसरा कौन सा? 128। देखिए 127 की बात करते इसमें प्रावधान किया गया है तदर्थ न्यायाधीश। कौन सा न्यायाधीश है? तदर्थ न्यायाधीश। और आर्टिकल 128 में प्रावधान किया गया है सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब देखिए जरा इसके संदर्भ में बात करें तदर्थ न्यायाधीश के संदर्भ। कई बार क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में कोई मामले ज्यादा आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या तो निश्चित है। कितनी है? वर्तमान में 33 + 1 बराबर कितने? 34। 33 वरीय न्यायाधीश और एक क्या है? मुख्य न्यायाधीश। कई बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले के लिए जो पीठ का गठन होता है उसमें कोरम की कमी हो जाए। कोरम का मतलब न्यूनतम सदस्य संख्या, यथार्थ न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ जाए। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अस्थायी रूप से जब सुप्रीम कोर्ट में करते हैं ना तो उन न्यायाधीशों को अपन तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि तदर्थ न्यायाधीश का मतलब क्या होता है? अगर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो, न्यायाधीशों का कोरम या गणपूर्ति, कोरम पूरा नहीं हो, न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो, उस समय हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अस्थायी रूप से सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से करता है, उसे क्या कौन से न्यायाधीश कहेंगे? तदर्थ न्यायाधीश कहेंगे। तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। कौन से न्यायाधीश कहा जाता है? तदर्थ न्यायाधीश कहा जाता है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 127 में तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी। कई बार क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो, उस समय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अस्थायी रूप से कहां की जाती है? सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। उसको अपन कैसे न्यायाधीश कहेंगे? तदर्थ न्यायाधीश। लेकिन ये नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किसकी अनुमति से करेगा? राष्ट्रपति की अनुमति से। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से करेगा, उसको अपन कौन से न्यायाधीश कहेंगे? तदर्थ न्यायाधीश। लेकिन यहां पर दो बातें आपको और ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी दो बातें ध्यान में रखनी है? तदर्थ न्यायाधीश में जिस हाईकोर्ट से न्यायाधीशों को लिया जा रहा है ना, जिस हाईकोर्ट से न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश बनाया जा रहा है, उस हाईकोर्ट से मुख्य न्यायाधीश से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। और तदर्थ न्यायाधीश इसी न्यायाधीश को बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। दो बातें और ध्यान में रखनी है। कौन सी? कि जिस हाईकोर्ट से क्या ध्यान में रखेंगे कि जिस उच्च न्यायालय से, जिस हाईकोर्ट से
तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है, जिस हाईकोर्ट से तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है उस हाईकोर्ट से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति लेनी होगी। इसका मतलब हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अपने राजस्थान हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश की कर रहे हैं, तो राजस्थान हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश रहेगा ना, उसकी क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। ये किसी भी हाईकोर्ट से संबंधित हो सकता है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है, कौन से आर्टिकल के तहत? 127 के तहत। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, उससे क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे? तदर्थ न्यायाधीश उसी न्यायाधीश को बनाया जाएगा, तदर्थ न्यायाधीश उसी न्यायाधीश को बनाया जाएगा, उसी न्यायाधीश को बनाया जाएगा, तदर्थ न्यायाधीश उसी न्यायाधीश को बनाया जाएगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। यह बात महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि अभी अभी हाईकोर्ट में कोई न्यायाधीश बना है और उसको सीधे तदर्थ न्यायाधीश बना दे, नहीं, उसी को बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता में आपने बात की थी कि कम से कम हाईकोर्ट में 10 वर्ष तक जो है, कम से कम हाईकोर्ट में जो है 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। कितने वर्ष तक है? 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो, और साथ ही कम से कम 5 वर्ष तक हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। इन दोनों में से कोई भी एक योग्यता होगी। ऐसा व्यक्ति अगर हाईकोर्ट में है, इसे सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में, लेकिन जब उसका कार्य पूरा हो जाएगा तो वापस से उसकी नियुक्ति क्या हो जाएगी? हाईकोर्ट में हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल 127 से आप ध्यान में रखिएगा। इसमें तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी। क्या मतलब होता है इसका? अस्थायी। जब सुप्रीम कोर्ट में कई बार कोरम पूरा नहीं होता है न्यायाधीशों का, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, तो ऐसे न्यायाधीशों को तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। ये नियुक्ति कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। लेकिन जिस हाईकोर्ट से तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जा रहे हैं, उस हाईकोर्ट से मुख्य न्यायाधीश से भी क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। और उसी न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश बनाया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। और सुप्रीम कोर्ट की योग्यता के बारे में, अपन न्यायाधीश की योग्यता के बारे में बात कर चुके हैं। तो महत्वपूर्ण है आर्टिकल 127, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता? अब प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा सबसे पहला तो तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 127। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति की अनुमति से। दूसरा, तदर्थ न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता है, ये योग्यता तदर्थ न्यायाधीश की भी रहेगी। और साथ इनमें से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि तदर्थ न्यायाधीश हमेशा उसी न्यायाधीश को बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और साथ ही उस हाईकोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ने भी क्या दी हो? अनुमति दी हो। कौन सा आर्टिकल हो गया? 127। अगला आर्टिकल ध्यान में रखेंगे 128 में, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति पुनः सुप्रीम कोर्ट में करना। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति पुनः कहां करना? सुप्रीम कोर्ट में करना। कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे? 128। आप कहेंगे ये क्या मामला हुआ? देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की आयु कितनी है? 65 वर्ष। भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अधिकतम आयु का प्रावधान कर रखा है, कितनी है? 65 वर्ष। अब कई बार सुप्रीम कोर्ट में जब कोरम पूरा नहीं हो, न्यायाधीशों की कमी आ जाए, कमी होने का मतलब जो है मामले ज्यादा आ जाए और न्यायाधीशों की संख्या तो निश्चित है, उस समय सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पुनः सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। उसे अपन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल 128। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति लेकर। लेकिन साथ ही उस सेवानिवृत्त न्यायाधीश से भी
अनुमति लेना आवश्यक है। जैसे मेरी उम्र 65 वर्ष हो गई है और मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश था और मेरी सेवानिवृत्ति हो गई, तो मुझे जबरदस्ती फोर्स नहीं किया जा सकता नहीं आप फ्री बैठे और आपको सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी, क्योंकि मेरी क्या हो चुकी है, सेवानिवृत्ति। अगर मेरे पास कोई आए और मेरी अगर इच्छा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में फिर से कार्य करूं, तो अस्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट में कोरम में शामिल हो सकता हूं और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में शामिल होकर निर्णय कर सकता हूं, लेकिन ये क्या रहेगा, अस्थायी रहेगा। तो इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 128 में। क्या ध्यान में रखेंगे, जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो, जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो, उस समय सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से की जा सकती है, की जा सकती हैं, राष्ट्रपति की अनुमति से की जा सकती हैं। साथ ही आप एक बात ध्यान में रखेंगे, जिस न्यायाधीश की नियुक्ति हो रही है, जिस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति, जिस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है, उससे भी अनुमति लेनी होगी, उससे भी अनुमति लेनी क्या होगी, आवश्यक होगी, उससे भी अनुमति लेनी क्या होगी, आवश्यक होगी। कौन सा ध्यान में रखेंगे, आर्टिकल कौन सा, 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के। लेकिन वो तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट में क्या पूरा नहीं हो, कोरम पूरा नहीं। सामान्य परिस्थितियों में नहीं होगी। जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश तो वैसे ही बैठे हैं, और फिर ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में जो हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर दिया जाए, नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं हो, इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। कौन सा आर्टिकल ध्यान में रखेंगे, 128। नेक्स्ट आर्टिकल ध्यान में रखेंगे 129, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है 128 में, कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक ऐसा न्यायालय होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक कैसा न्यायालय होगा, अभिलेखीय न्यायालय होगा। अब सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होने का क्या मतलब हुआ? अभिलेख का नाम आपने सुना होगा। अभिलेख का मतलब है मुद्रित, मतलब अभिलेखित किया गया है, यानी उसको पूरा का पूरा। आपने देखा होगा पुराने जो है सम्राटों के समय अभिलेख आते थे, और अभिलेख पे जो लाइनें लिखी जाती थी उसकी पूरी जनता को माननी होती थी। ठीक है, अब वैसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा वो अभिलेखित किया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जो भी न्यायालय होंगे उनको इन निर्णयों को मानना होगा। अगर कोई न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखित निर्णय को नहीं माने तो क्या माना जाएगा, न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। और न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में कानून बन रखा है, अगर कोई ऐसा करता है तो न्यायालय की अवमानना के कानून से क्या मिलेगी, सजा भी मिल सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए जरा क्या ध्यान में रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक निर्णय को अभिलेखित किया जाता है, अभिलेखित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक निर्णय को अभिलेखित किया जाता है एवं उनके अधीनस्थ न्यायालयों को, एवं उनके अधीनस्थ न्यायालयों को इन निर्णयों को मानना होगा, इन निर्णयों को मानना होगा
अगर कोई न्यायालय इस निर्णय को नहीं मानता है या इन निर्णयों को नहीं मानता है अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय नहीं मानता है तो न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। तो न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी, अवमानना मानी जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल ध्यान में रखिएगा। अभिलेखीय न्यायालय से संबंधित कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अभिलेखीय न्यायालय का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों अभिलेखीय न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखीय न्यायालय का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में? 129। मैंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देगा उनको अभिलेखित किया जाएगा। उनको क्या किया जाएगा? अभिलेखित किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय कौन से हो गए? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट को इन निर्णयों को मानना क्या होगा? बाध्यकारी होगा। अगर कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को नहीं मान रहा है तो क्या माना जाएगी? न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। और 1971 में क्या बनाया गया है? न्यायिक अवमानना अधिनियम बनाया गया। न्यायिक अवमानना अधिनियम बनाया गया कब? 1971 में। और इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख किया गया है? कि जो भी न्यायालय की अवमानना करेगा उनके लिए दंड की व्यवस्था है। और केरल हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश थे CS कर्णन। CS कर्णन भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब न्यायालय की अवमानना के कारण CS कर्णन को क्या हुई? सजा हुई। क्या नाम ध्यान में रखेंगे? CS कर्णन। CS कर्णन ये पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिनको न्यायालय की अवमानना के कारण क्या हुई? सजा हुई। और न्यायालय का अवमानना अधिनियम कब बनाया गया है? 1971 में, जिसमें न तो संसद को, न ही राज्य विधानमंडल को और न ही किसी भारत के व्यक्ति को, और यहां तक कि अधीनस्थ न्यायालयों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के संदर्भ में आलोचना करने का कोई हक नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो न्यायालय की क्या मानी जाएगी? अवमानना मानी जाएगी। और उसके तहत उसे दंड या सजा का भी प्रावधान किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो क्या लिखा मैंने? आर्टिकल 129 में क्या लिखा गया है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे उनको अभिलेखित किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ जो न्यायालय होंगे इनको इन निर्णयों को मानना क्या होगा? बाध्यकारी होगा। अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय नहीं माने और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के खिलाफ कोई दे दे, जैसे मान लेते हैं, ऐसा इसलिए किया गया कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे और सेम किसी मामले में हाई कोर्ट कोई फैसला दे, दोनों में अलग अलग फैसला हो जाए, अलग अलग प्रकार का निर्णय रहे, तो दोनों में क्या रहेगी? कंट्रोवर्सी रहेगी। इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया कि जो सर्वोच्च, क्योंकि एकीकृत न्याय प्रणाली है भारत में, और एकीकृत न्याय प्रणाली में आपको पता होगा शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो अधीनस्थ न्यायालयों में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और सेम मामला अगर हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय के रेफरेंस में जो है देकर उसी प्रकार का निर्णय देना बाध्यकारी होगा। क्लियर ना बात? मान लेते हैं सेम मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में आया है और उसके बाद वैसा का वैसा मामला हाई कोर्ट में आया है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश निर्णय देगा ना, वो किस आधार पर देगा? कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया ना उस आधार पर देगा। इसीलिए किसकी व्यवस्था की गई? अभिलेखीय न्यायालय की। और सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक निर्णय को अभिलेखित किया जाता है और इनके अधीनस्थ न्यायालयों को मानना क्या होता है? बाध्यकारी होता है। ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। न्यायिक अवमानना अधिनियम कब बनाया गया? 1971 में। एक आर्टिकल आपको और ध्यान में रखना है, आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 में सर्वोच्च न्यायालय के बैठकों का स्थान, सर्वोच्च न्यायालय के बैठकों का स्थान, सर्वोच्च न्यायालय के बैठकों का स्थान। देखिए जरा, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट तो कहां पर स्थित है? दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय तो कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। लेकिन आर्टिकल 130 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट की बैठकों का स्थान, सुप्रीम कोर्ट की बैठकों का स्थान परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में ही होगा।
आर्टिकल 130 में स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की बैठकों के स्थान में परिवर्तन कर सकता है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसकी, राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट की बैठकों के स्थान में परिवर्तन कर सकता है। आप कहेंगे क्या भारत में कभी ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के बैठकों के स्थान में परिवर्तन हुआ है? तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, अब तक 2 बार सुप्रीम कोर्ट की बैठकों के स्थान में परिवर्तन हो चुका है दिल्ली के अलावा। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट की बैठकें हैदराबाद में आयोजित हुई थी और दूसरी बार कब हुई थी, श्रीनगर में। तो 2 बार ध्यान में रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बैठकों के स्थान में परिवर्तन कितनी बार हो चुका है, 2 बार। कौन कौन से स्थान पर हुई थी, एक तो हैदराबाद में और दूसरा कौन सा, श्रीनगर में। दूसरा कौन सा, श्रीनगर में। अब तक सुप्रीम कोर्ट की बैठकों के स्थान में परिवर्तन कितनी बार, 2 बार। परिवर्तन कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन से आर्टिकल के तहत, 130। किसकी अनुमति से करेगा, राष्ट्रपति की अनुमति से करेगा। इसका मतलब हुआ, देखिए ये व्यवस्था इसलिए की गई कि कई बार ऐसा होता है कि किसी विशेष स्थान पर कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो बैठ के नहीं हो पाती हैं। जैसे मान लेते हैं दिल्ली में एकदम से भूकंप आ गया, दिल्ली में एकदम से बाढ़ आ गई, या दिल्ली में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि सुप्रीम कोर्ट की बैठकें नहीं चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की बैठकों का स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। करेगा कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से करेगा। क्लियर है? तो ये था आर्टिकल 130 जिसके संदर्भ में आपने बात की। तो आर्टिकल 126, 127, 128, 129 और 130 सभी आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं जिसके बारे में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 126 में सेवानिवृत्त 126 में जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। 127 में तदर्थ न्यायाधीश, अच्छा प्रश्न हो सकता है। 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, 129 में अभिलेखीय न्यायालय और 130 में सुप्रीम कोर्ट के बैठकों का स्थान। और साथ ही आपने जाना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की क्या प्रक्रिया रहती है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से किस प्रकार भिन्न है, वो महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति से किस प्रकार भिन्न है, तो दोनों को अगर आपने तुलनात्मक रूप से पढ़ाएं तो दोनों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बची और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के संदर्भ में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रहते हैं, कौन कौन से अपीलीय क्षेत्राधिकार रहते हैं और अपीलीय में कितने प्रकार होते हैं, उनके संदर्भ में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।